जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी के ज्ञान बिंदु का जो प्रैक्टिस सेट बुक है उसका हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करा दिए हैं। तो आप अगर नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट बना दिए हैं, उसमें जाकर आप बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करेंगे और इसी तरह से हम पूरा इस बुक का प्रैक्टिस सेट कराते जाएंगे पूर्ण व्याख्या के साथ। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दे और जो भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? बताइए आप लोग इसका सही उत्तर क्या होगा। और आप लोग कमेंट में भी बताइएगा कि आपने कितना सही किया, और कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उल्का पिंड कहते हैं। दोस्तों देखिए, इस प्रश्न से रिलेटेड और भी कुछ फैक्ट हम बताते चलेंगे। अगर आपको याद है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और अगर नहीं याद है तो आप लोग नोट करते चलिएगा, क्योंकि इससे आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही बेनिफिट होगा। देखिए दोस्तों, तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं और ये आपका मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में पाया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मंगल और बृहस्पति के बीच के कक्षाओं में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, और वे आकाशीय पिंड जो अपने ग्रह के परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य के भी परिक्रमा करते हैं, वैसे आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। जैसे में आपका पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा हो जाएगा, और कुल आपका ग्रहों की संख्या 8 है, आप लोग जानते ही होंगे। और सबसे छोटा ग्रह आपका बुध हो जाएगा, और सूर्य से नज़दीक भी ग्रह आपका बुध ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि रुद्र दामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है? बताइए कि रुद्र दामन से संबंधित कौन सा इनमें से अभिलेख है, यानी रुद्र दामन के द्वारा कौन सा अभिलेख लिखवाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जूनागढ़ अभिलेख। आप लोग ने इतिहास में पढ़ा होगा जूनागढ़ अभिलेख, जो शक महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ यानी गिरनार अभिलेख मौर्य साम्राज्य के इतिहास के बारे में जानकारी देता है। दोस्तों, रुद्रदामन ने सुदर्शन झील जो गुजरात में है का जीर्णोद्धार करवाया था, और इस झील का निर्माण मौर्य काल में हुआ था। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। और रुद्रदामन संस्कृत के सबसे बड़ा प्रेमी थे, और उसने सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में जूनागढ़ अभिलेख जारी किया। तो ये याद रखिएगा दोस्तों कि संस्कृत भाषा में प्रथम अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख था, और उसके संबंधित रुद्रदामन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाए तब उच्चतम बिंदु पर वेग का मान होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि जब वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो सबसे आपका उच्चतम बिंदु यानी ये लास्ट पॉइंट है, इसके ऊपर आपका वस्तु नहीं जाएगा। तो इस पॉइंट पर वेग का मान बताना है कि वेग का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, 0 होगा। जैसा कि आप क्वेश्चन से ही समझ रहे हैं कि कोई वस्तु को अगर ऊपर फेंका जाता है तो उसके लास्ट कोई एक निश्चित बिंदु होता है, उसके बाद वो ऊपर नहीं जाकर बल्कि नीचे आने लगता है। तो उस उच्चतम बिंदु पर उस वेग का मान 0 हो जाता है, यानी 0 हो जाता है, क्योंकि उसके बाद वो वस्तु ऊपर नहीं जाता है। और उसके बाद आप पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वस्तु नीचे की ओर आने लगता है। तो इससे कुछ रिलेटेड आप लोग फार्मूला याद रखिएगा दोस्तों। फार्मूला भी कभी कभी प्रश्न में आता है। जैसे अगर आपको
हाइट निकालने का बात करें तो हाइट का होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा में आपका 2g हो जाएगा। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, अगर हाइट से संबंधित हो यानी महत्तम ऊंचाई निकालना हो तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा में 2g, और वहीं आपका ओरियन काल निकालना हो यानी टी निकालने का पूछे तो ओरियन काल बराबर 2u साइन थीटा बटा में g होता है। याद रखिएगा दोस्तों, उसमें हाइट में आपका यू स्क्वायर और साइन स्क्वायर था, बल्कि इसमें 2 यहाँ का आगे कर देना है। इस तरह से आप ट्रिक बना के याद रख सकते हैं। और आपका अगर रेंज निकालना हो यानी परास निकालना हो तो उसका आर से नोट करते हैं, और आर बराबर होता है आपका यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा में आपका जी होता है। तो ये तीनों फार्मूला ही कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है और पूछा भी है, तो आप लोग इस तीनों फार्मूलों को नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर आपका रीजनिंग से संबंधित है। जैसे कह रहा है कि फोन बातचीत यानी फोन से आप लोग बातचीत करते हैं और टेलीविज़न से क्या होगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दृश्य, यानी फोन का उपयोग बातचीत में किया जाता है तो टेलीविज़न का उपयोग दृश्य यानी देखने के लिए किया जाएगा। 5वां क्वेश्चन देखिए कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का क्या स्थान है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 126वां स्थान है। देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में कुल 137 देश शामिल थे, जिसमें भारत का स्थान आपका 126वां स्थान है। और अगर प्रथम स्थान पूछे तो प्रथम स्थान आपका फिनलैंड का था, उसके बाद आपका डेनमार्क, उसके बाद आइसलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित जोड़ों में किसमें देश एवं राजधानी का मिलान सही है। बताइए कि मिलान कौन सा सही है, देश और राजधानी से संबंधित है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भारत देश की राजधानी नई दिल्ली है, उसी तरह से इनमें से कौन सा आपका मिलान सही बताना है कि कौन सा देश और राजधानी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, जाम्बिया का राजधानी आपका लुसाका है। याद रखिएगा दोस्तों कि जाम्बिया का राजधानी लुसाका है। देखिए दोस्तों, जाम्बिया आपका दक्षिणी अफ्रीका में स्थित एक देश है और इसकी मुद्रा क्वाचा है। आगे भी कुछ याद रखिएगा, जैसे ट्यूनिसिया का आपका राजधानी पूछे तो ट्यूनिसिया का कंपाला ना होकर ट्यूनिसिया का आपका ट्यूनिस होता है। स्विट्जरलैंड का आपका राजधानी बर्न होता है और सोमालिया का राजधानी आपका सीलिंग होता है। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, रीजनिंग संबंधित है कि पृथ्वी ग्रह तो चंद्रमा बताइए। पृथ्वी जैसे आप लोग जानते हैं कि कुल 8 ग्रह अभी बताए हैं कि कुल 8 ग्रह है, तो उसमें से एक ग्रह पृथ्वी है। तो पृथ्वी को ग्रह से संबंधित है तो चंद्रमा किससे संबंधित होगा। तो हम अभी कुछ देर पहले ही आपको बताए थे कि पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह आपका चंद्रमा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 आपका मैथ से रिलेटेड है, तो इसका आप लोग बना लीजिएगा। हम इसका सही उत्तर बता देते हैं। इसका राइट आंसर 25% होगा। देखिए इसमें एक धावक 40 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ रहा है, यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से दौड़ता है तो उसकी चाल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। तो इसमें देखिए 40 पहले दौड़ रहा था और अब 30 दौड़ रहा है, तो इसमें माइनस करिएगा तो 10 का कमी आ रहा है। जबकि परसेंटेज में पूछा है तो 40 और किससे तुलना करना है आपको, 40 से अब इंटू 100 आप इसका कैलकुलेशन करिएगा तो 4 से 25 आपका 4 से 125 बार में कटेगा, यानी 25% इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 9 नंबर आपका रीजनिंग से है। देखिए आपका इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा 13। याद रखिएगा दोस्तों 13। बता देते हैं इसका सोल्यूशन कैसे किया गया है।
एक बार आपको 15 और 12 को जोड़ा गया है और फिर उसके बाद 15 और 12 को माइनस किया गया है, तब उसके बाद आपको उन दोनों के बीच गुणा किया गया है। जैसे 15 12 को जोड़ने पर 27 आएगा और 15 में से 12 घटाने पर 3 आएगा और दोनों गुणा करने पर आपका 81 आएगा। उसी तरह से ही आगे आपको बैठाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों आप लोग ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। अगर कुछ आप लोग सजेशन देना चाहते हैं वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट में ज़रूर ही अपना सजेशन दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कि संविधान के कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनरावलोकन हेतु अधिकृत करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश को फिर से आपका पुनर्लोकन का मतलब होता है कि फिर से वो देख सकता है, यानी फिर से वो जांच कर सकता है आपका कौन सा अनुच्छेद में चर्चा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 137 अनुच्छेद में चर्चा है। देखिए दोस्तों, पुनर्वलोकन का मतलब होता है पुनर्विचार याचिका यानी रिव्यू पिटीशन, और ये आपका 30 दिन के भीतर होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों। और पुनर्वलोकन की शक्ति अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जैसे हम देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 141 में प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर अबाध्यकार होगी। अनुच्छेद 142 देखिए, अनुच्छेद 142 में कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा अथवा ऐसा आदेश दे सकेगा जो उसके समक्ष किसी वाद अथवा विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं कि अल्कोहल तथा जल के मिश्रण से जल को अलग किया जाता है। बताइए कि अल्कोहल और जल के मिश्रण से जल को कैसे अलग किया जा सकता है। तो आप लोग कमेंट करके भी बताते चलिएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आसवन विधि द्वारा। देखिए दोस्तों, आसवन यानी डिस्टिलाइजेशन, इस विधि के द्वारा ऐसे मिश्रण को अलग किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा जिनके घटकों के क्वथनांक के मध्य अधिक अंतराल होता है। जैसे आपका अल्कोहल और जल का मिश्रण हो गया, एसीटोन और जल का मिश्रण होता है। देखिए जैसे कि आप इसमें ऊर्ध्वपातन है, तो ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन, आप लोग जानते होंगे कि सब्लिमेशन वैसा मिश्रण जिसमें ऊर्ध्वपातित होने वाली वस्तु आपको ठोस ले बिना द्रव बने सीधे गैस की अवस्था में चले जाते हैं, और गैस से बिना द्रव बने डायरेक्ट ठोस की अवस्था में आ जाता है, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे आपका आयोडीन हो जाएगा और पोटेशियम क्लोराइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वाष्पीकरण इसमें दिया है कि अगला क्वेश्चन नहीं, इसी से रिलेटेड कि वाष्पन या वाष्पीकरण यानी इवोपरेशन, इसमें क्या है कि आपको कोई भी ठोस और द्रव मिश्रण है तो इसको अलग करने के लिए वाष्पन विधि का उपयोग किया जाता है। जैसे समुद्र जल से नमक बनाने में वाष्पीकरण का ही उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों। 12 देखते हैं, रीजनिंग है, 3 से 25 रिलेटेड है, तो एक कैसे रिलेटेड होगा। तो देखिए दोस्तों, 3 का आपको दिया है कि 3 + 2 का होल स्क्वायर यानी 5 या 5 का होल स्क्वायर 25 कर दिया है। उसी तरह से आप 1 का बना लेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 9। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कैरेबियन सागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली नहर है। बताइए कि कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर के जोड़ने वाली कौन सी नहर है। तो इसके सही उत्तर होगा पनामा नहर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों, कुछ और भी इम्पोर्टेंट नहर के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि आपका इसमें सुई नहर का चर्चा है, तो सू नहर आपका सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील को जोड़ती है। जैसे सू से
सु नहर हो गया और स से सुपीरियल झील हो जाएगा। तो ये इस तरह से आप ट्रिक बना के याद रख सकते हैं। अगला दिया है स्वेज नहर। तो स्वेज नहर आपको भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। और अभी आप लोग इस समय देखे ही होंगे कि इजराइल और ईरान में युद्ध चल रहा है, तो उसी के आपके मध्य आ जाएगा स्वेज नहर, जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। दूसरा दिया है कील नहर। कील नहर आपको उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है। कुछ अलग फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों, जैसे आपका मैनचेस्टर नहर मैनचेस्टर से लिवरपूल को जोड़ती है। ब्लैंड नहर ईरी झील को ओंटारियो झील से जोड़ती है। गोटा नहर स्कॉटहोम से गुटेनबर्ग को जोड़ती है। और इंडिया में पूछे तो केपी नहर आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन पर चलिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि CR दास और मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस की सदस्यता त्याग दी और आगे चलकर स्वराज पार्टी का गठन किया? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस की सदस्यता त्याग कर दी थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गया अधिवेशन 1922 में। और आपका 1923 में ही स्वराज पार्टी का स्थापना किया गया CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। देखिए दोस्तों, असहयोग आंदोलन के समाप्ति के बाद कांग्रेस के सामने प्रश्न यह था कि 1919 के एक्ट के द्वारा घोषित विधान परिषद के चुनाव में भाग लिया जाए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन रीजनिंग आप बना लीजिएगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। 16 नंबर भी आपका मैथ से रिलेटेड है। A² - B² फार्मूला पे होता दिया है आपको, A² - B² पर। तो एक बार प्लस करिएगा, एक बार माइनस, तो प्लस प्लस वाला कट जाएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जबलपुर आपका नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, कुछ और भी याद रखिएगा। जैसे आपका अहमदाबाद पूछे तो साबरमती नदी के तट पे है। आगरा यमुना नदी के, कोलकाता हुगली नदी के, प्रयागराज गंगा यमुना के संगम पे, नासिक गोदावरी नदी पे, पटना आपका गंगा नदी पर, उज्जैन क्षिप्रा नदी, सूरत ताप्ती नदी, अजमेर लूनी नदी, लखनऊ गोमती नदी, बद्रीनाथ अलकनंदा नदी, बनारसी गंगा नदी, दिल्ली यमुना नदी, विजयवाड़ा कृष्णा नदी। तो ये सभी भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। और नर्मदा नदी से रिलेटेड आपका नर्मदा नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में स्थित मैकाल पर्वत श्रेणी से के अमरकंटक पहाड़ से होता है। और नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। और यह मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है। और ये अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ये भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। आपका नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है और विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के श्रेणियों के मध्य से होकर गुजरती है। देखिए दोस्तों, एक तरफ आपका विंध्याचल पर्वत है और बीच में आपका नर्मदा नदी है, और एक तरफ आपका सतपुड़ा पर्वत है। इन दोनों के मध्य होकर आपका नर्मदा नदी गुजरती है। और टोटल लंबाई 1312 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्न में कौन सा गुण कैथोड किरणों में नहीं पाया जाता है? बताइए कि कौन सा गुण है जो कैथोड किरणों में नहीं पाया जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यह धातु के प्लेट को भेद नहीं सकती है। यानी कैथोड किरण धातु के प्लेट को नहीं भेद सकती है। बाकी आपका कैथोड किरण ऋणावेशित होती है, यानी माइनस चार्ज होता है। एनोड किरण पर आपका प्लस चार्ज होता है। यह फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती है, बिल्कुल सही है। यह गैसों का आयनीकृत कर देती है, तो ये भी सही है। देखिए दोस्तों,
कैथोड किरण के बारे में। कैथोड किरण आपका सरल रेखा में चलती है और यह ऊष्मा उत्पन्न करती है और इनमें यांत्रिक ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर आपका रीजनिंग है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कि ग्राम पंचायत किसके प्रति जवाबदेह होती है। बताइए कि ग्राम पंचायत किसके प्रति जवाबदेह होती है। इसका सही उत्तर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्राम सभा के, यानी ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसे चुनते हैं। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है कि संगत सभा नामक सुधारवादी संगठन की स्थापना की गई। बताइए कि संगत सभा नामक सुधारवादी संगठन की स्थापना किनके द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, संगत सभा केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था और यह 1860 में केशव चंद्र सेन ने किए थे। आपका देखिए पूना सार्वजनिक महासभा का स्थापना एमजी रनाडे यानी महागोविंद रनाडे ने किया था। पुणे सार्वजनिक सभा का स्थापना पूछे तो सेवा सदन की स्थापना पूछे तो बहराम जी मालाबारी ने किया था। सेवा सदन पूछे तो बहराम जी मालाबारी ने, और अभिनव भारत की स्थापना बीडी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में किए थे। ये सभी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर आपका रीजनिंग से संबंधित है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा 21। 23 नंबर देखिए मैथ से है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 24 नंबर देखिए दोस्तों, 24 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। 25 नंबर पर चलते हैं। 25 नंबर कह रहा है कि राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। बताइए कि राज्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान, यानी राज्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी तरह सेम प्रक्रिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगी। राज्य चुनाव आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 के आपका के में चर्चा है। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों कि राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और राज्य चुनाव आयुक्त आपको राज्य स्तर पर होने वाले निर्वाचन यानी चुनाव का संचालन करता है और निर्देशन करता है। राज्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होता है। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। और मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल पूछे तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 26 रीजनिंग है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर की शक्कर का किण्विन से क्या बनता है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा कि शक्कर के किण्विन से क्या बनता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इथाइल अल्कोहल। देखिए दोस्तों किण्विन एक अनोक्सी श्वसन के एक प्रकार है जिसमें ऑक्सीजन बहुत ही कम मात्रा में यूज किया जाता है और किण्विन के फलस्वरूप ही अल्कोहली किण्विन बनता है, जिसमें आपका बियर हो गया, औषधि हो गया, ये सभी आपका उसी की प्रक्रिया से बनती है। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। 29 नंबर देखिए दोस्तों, 29 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। 30 नंबर पर चलते हैं। आवर्त सारणी किसके द्वारा तैयार की गई थी। बताइए कि आवर्त सारणी किसके द्वारा तैयार की गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मेंडलीफ के द्वारा। देखिए दोस्तों 1869 में तत्व और उनकी यौगिक के तुलनात्मक अध्ययन के नियम के बाद मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का नियम दिया
और उससे पहले आप लोग ने देखा होंगे कि जैसे डेबनेरर का तिर्यक नियम, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, लेकिन वो सभी फेल हो गए। बाद में आपका मेडलिफ के द्वारा तैयार किया गया आवर्त सारणी वैल्यू हुआ, और न्यू आवर्त सारणी पूछे तो मोसले के द्वारा तैयार किया गया। अगला क्वेश्चन हम चलिए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 आपका रीजनिंग है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। 32 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। 33 का देखते हैं। 33 नंबर कह रहा है कि कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह डैश के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है और उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति बिना चुनाव जीते यानी राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है, फिर भी वह मुख्यमंत्री कितने दिन तक रह सकता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा 6 माह तक वो रह सकता है। और इसी तरह का आपका बिहार में भी तत्काल उदाहरण है आपका दीपक प्रकाश से, जो पंचायती राज मंत्री है और बिना चुनाव लड़े ही मंत्री बन गए हैं, लेकिन भविष्य में उनको 6 माह के अंदर किसी न किसी विधानसभा सीट से चुनाव जीतना पड़ेगा। देखिए दोस्तों कुछ अलग फैक्ट, जैसे में आपका अनुच्छेद 164 में चर्चा है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं और मुख्यमंत्री राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। तो ये सभी फैक्ट भी याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन रीजनिंग से संबंधित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। 1 और 3 दोनों अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर। 35 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अंतर्भेदीय आग्नेय चट्टान का उदाहरण। बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ग्रेनाइट, यानी ग्रेनाइट आपका अंतर्भेदीय आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। देखिए दोस्तों पृथ्वी के परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं और शैल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय, अवसादी और यांत्रिक। उसी का आपका एक उदाहरण हो गया ग्रेनाइट चट्टान, जो आग्नेय चट्टान के ही एक रूप है। देखिए दोस्तों आग्नेय चट्टान कब बनता है, जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। और आग्नेय चट्टान को दो प्रकार में बांटा गया है, जिसमें आपका एक अंतर्भेदीय आग्नेय शेल है जिसमें द्रवित मैग्मा भूपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है, तो उसे अंतर्भेदीय आग्नेय शेल कहते हैं। जैसे आपका ग्रेनाइट हो गया और ये रवादार चट्टान होता है। और दूसरा है बहिर्भेदी आग्नेय शेल, ये आपका द्रवित मैग्मा भूपट्टी के सतह पर आकर तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है, तो इसे बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान कहते हैं। और इसका उदाहरण आपका बेसाल्ट हो जाएगा। अगला होता है अवसादी चट्टान। अवसादी आपका अवसाद दबकर एवं कठोर होकर शैल की परत बनाता है और इसका उदाहरण आपका बलुआ पत्थर हो जाएगा। अगला है यांत्रिक चट्टान। यांत्रिक चट्टान आपका उच्च ताप और दाब के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टान का ही रूप हो जाता है, जो बाद में यांत्रित होकर यांत्रिक चट्टान बन जाता है। और इसका उदाहरण आपका चूना पत्थर संगमरमर हो जाएगा, कि चूना पत्थर का संगमरमर में परिवर्तित। तो ये सभी फैक्ट भी याद रखिएगा दोस्तों और लिखते चलिएगा। अगला क्वेश्चन 36 नंबर रीजनिंग है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बहन का पुत्र। 37 नंबर देखिए कि लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। बताइए कि लोकतंत्र के बारे में कौन सा कथन सही है, यहाँ सही बताना है। देखिए दोस्तों पहला है कि इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार गठन होता है। बिल्कुल होता है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों को हराने की संभावना काफ़ी होती है। बिल्कुल होती है। और अगला है कि प्रत्येक मत का मूल एक ही होता है। बिल्कुल सही है। यानी
ए बी सी तीनों सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी तरंग अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है। बताइए कि कौन सी तरंग अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि तरंग दैर्ध्य आपका एक होता है अनुदैर्ध्य और एक होता है कि अनुप्रस्थ। तो बताना है कि कौन सी तरंग अनुदैर्ध्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पी तरंग है। ये सभी आपका भूकंपीय तरंगी है और पी तरंगे को प्राथमिक लहरें भी बोला जाता है और भूकंपीय तरंग सर्वाधिक वेगवान होती है और धरातल पर सबसे पहले आपका पी तरंग ही पहुंचती है। दूसरा होता है भूकंपीय तरंग में आपका एस तरंग। एक्स तरंग को सेकेंडरी वेव्स यानी द्वितीयक तरंगे बोलते हैं और ये पी के बाद आता है और पी एस तरंगे आपका अनुप्रस्थ तरंग होती है, न कि अनुदैर्ध्य तरंग। एल तरंग को लव वेव कहते हैं। इसका नामकरण आपका एडवर्ड हफ लव के नाम पर रखा गया है। ये भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। और भूकंप के मापने के लिए आपको रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। ये सभी फैक्ट भी याद करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 आपका रीजनिंग है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। 40 का आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 41 नंबर देखिए, तुम पहले क्यों नहीं आए पुस्तक के लेखक कौन है। बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा कि तुम पहले क्यों नहीं आए पुस्तक का लेखक आपका कैलाश सत्यार्थी है। कुछ अलग फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। जैसे जादूनामा पूछे तो जावेद अख्तर का, एज द विल्स टर्च रणजीत प्रताप का, और मेड इन इंडिया 15 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेज आपका अमिताभ कांत का। अगला क्वेश्चन में चलिए। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत का राष्ट्रगीत है। बताइए कि भारत का कौन सा राष्ट्रगीत है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वंदे मातरम। और वंदे मातरम का रचयिता पूछे तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी थे। और राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। और सर्वप्रथम पूछे कि कब गाया गया था वंदे मातरम को, तो 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में आपका उस टाइम अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में गाया गया था। ये सभी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। और वंदे मातरम यानी राष्ट्रीय गीत को गाने में कुल अवधि पूछे तो 52 सेकेंड का लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए 43 नंबर रीजनिंग है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रिया होती है। बताइए कि निम्नलिखित में कौन से प्रक्रिया में रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। तो इसका सही उत्तर होगा उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर तार को गर्म करना। ये आपका रासायनिक अभिक्रिया है। बाकी आपको टोटल आपका भौतिक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए कि निम्नलिखित में किस राज्य में लोकसभा सीटें की संख्या सर्वाधिक है। बताइए कि जो ऑप्शन दिया है उसमें से किसमें आपका लोकसभा सीट की सर्वाधिक संख्या है। तो ऑप्शन के अनुसार आपका सर्वाधिक लोकसभा सीटों की संख्या मध्य प्रदेश में है। टोटल आपका 29 है। और ऐसे आपका पूरा इंडिया में पूछे तो सबसे ज़्यादा आपका उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट है जिसमें कुल 80 है। उसके बाद आपका महाराष्ट्र हो जाएगा जिसमें 48 है। उसके बाद पश्चिम बंगाल 42 है और अपना बिहार 40 हो जाएगा। इनमें देखिए दोस्तों आपका इसमें आंध्र प्रदेश में टोटल लोकसभा का सीट 25 है, कर्नाटक में 28 है और मध्य प्रदेश में आपका 29 है।
अगला क्वेश्चन 46 नंबर का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। 47 नंबर का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। 48 नंबर का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा दोस्तों। तो ये सभी आप बना लीजिएगा, PDF हम टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे। 49 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 49 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था संबंधी प्रावधान किस देश से लिए गए हैं। बताइए कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का व्यवस्था का प्रावधान किस देश से लिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आयरलैंड के संविधान से। देखिए दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से ही आपका नीति निर्देशक यानी DPSP भी लिया गया है, और आयरलैंड के संविधान से ही आपका राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन लिया गया है। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। अमेरिका के संविधान से पूछे तो प्रस्तावना लिया गया है, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियता, दबाव समूह, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, वित्तीय आपात, उपराष्ट्रपति का पद, ये सभी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से पूछे तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 50 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। अगला 51 नंबर देखिए, 51 नंबर आपका रीजनिंग है, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। 52 नंबर पर चलते हैं। 52 नंबर कह रहा है किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा। बताइए इसका राइट उत्तर क्या होगा कि किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। देखिए दोस्तों, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध आपका 1799 में हुआ था, और उसी में आपका टीपू सुल्तान का हत्या हो गया था। टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता था। और भी फैक्ट याद रखिएगा, जैसे पहला आपका आंग्ल मैसूर युद्ध पूछे तो 1767 से 69 के बीच हुआ था, और उस टाइम गवर्नर आपका वेलेस्टे था। और संधि पूछे तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का संधि मद्रास का संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध आपको 1780 से 84 के बीच हुआ था, और मंगलोर के संधि के द्वारा तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध आपका 1790 से 92 के बीच हुआ था, और श्रीरंगपट्टनम के संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 53 नंबर कि निम्नलिखित में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। पूछा कि नहीं था, तो इसका शॉर्ट ट्रिक होता है काल। आप याद रखिएगा कि के से क्रिप्स, ए से अलेक्जेंडर, ए से लॉरेंस। के से क्रिप्स, ए से अलेक्जेंडर, एल से लॉरेंस। तो इससे आप लोग निकल गया होगा कि क्रिप्स हो गया, लॉरेंस हो गया और अलेक्जेंडर हो गया। तो विलियम वार्ड हो गया आपका सही उत्तर। ये आपका कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया था दोस्तों, और पैथिक लॉरेंस आपका इसका अध्यक्ष था कैबिनेट मिशन का। अब AB अलेक्जेंडर पूछे तो नौसेना में मंत्री था, और क्रिप्स आपका अध्यक्ष था बोर्ड ऑफ ट्रेड का। अगला देखिए क्वेश्चन 54 नंबर कह रहा है आपका मैथ से रिलेटेड है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 55 नंबर देखिए, 55 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 56 नंबर देखिए दोस्तों, पूर्वोत्तर परिषद अस्तित्व में कब आया। बताइए कि पूर्वोत्तर परिषद अस्तित्व में कब आया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 1972, यानी पूर्वोत्तर परिषद 1972 में अस्तित्व में आया था। देखिए दोस्तों, पूर्वोत्तर आपका पूछे तो पूर्वोत्तर में आपका कुल 8 सदस्य है, जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा और सिक्किम शामिल किए गए हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए 57 नंबर की, एक रेडियो एक्टिविटी पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने, इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने में कितना समय लगेगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 8 महीने। बना लीजिएगा, ये केमिस्ट्री से आपका संबंधित है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 58 नंबर की, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति करते हैं। यानी प्रोटेम स्पीकर आपका समांतर लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है, जो लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के सदन में मदद करते हैं और नव निर्वाचित जितने भी सदस्य हैं सबका शपथ ग्रहण करवाते हैं। अगला देखिए 59 नंबर, आप बना लीजिएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। साठ का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। 61 पर चलते हैं दोस्तों। 61 का रहा है पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कथक से है। और याद रखिएगा दोस्तों, जैसे आपका लच्छू महाराज भी आपका कथक से है, सुखदेव महाराज, सितारा देवी आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, आपका कथक से है, गोपी कृष्ण, शोभान नारायण, चंद्रलेखा, बिंदादी महाराज, अच्छन महाराज, ये सभी आपका कथक से संबंधित है। और भारतनाट्यम से पूछे तो भारतनाट्यम आपका तमिलनाडु राज्य से संबंधित है और इसके कलाकार है यामिनी कृष्णा मूर्ति, सोनल मानसी, रुक्मणी देवी अरुंडेला और पद्मा सुब्रमण्यम। कथकली पूछे तो कथकली आपका केरल राज्य से संबंधित है और इसके कलाकार आपका उदय शंकर कृष्ण नायर, शांताराव, मणि साराभाई। और मोहिनी अट्टम आपका मोहिनी अट्टम केरल से ही संबंधित है। कुचिपुड़ी पूछे तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए 62 नंबर की, केरल के प्रसिद्ध मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है? बताइए कि केरल के प्रसिद्ध मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कलारीपयट्टू। याद रखिएगा दोस्तों, मार्शल आर्ट को कलारीपयट्टू कहा जाता है। अगला देखिए 63 नंबर आपका रीजनिंग से संबंधित है, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64 नंबर की, समान सूर्य ताप की अवधि को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? समान सूर्य ताप की अवधि को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, आइसोहेल कहते हैं। देखिए दोस्तों, आइसोबाथी थर्म आपका समुद्र के जल में समान ताप के लिए होगा। आइसोहेलाइन आपका समान लवणता वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा को आइसोहेलाइन कहते हैं। आइसोफाइट समान ऊंचाई वाली वनस्पति रेखा। आइसोबाथ समान गहराई के समुद्री जल को मिलाने वाली रेखा। आइसोक्लाइन आपको समान चुंबकीय गति रेखा। आइसोनिफ आपको समान हिम स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को कहते हैं। आइसोडापेन समान परिवहन लागत रेखा को। ये सभी भी फैक्ट याद रखिएगा। अगला देखिए 65 नंबर आपका मैथ से है, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 66 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि निम्नलिखित जनजातियों में कौन सी भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी नहीं है? बताना है कौन सा मूल निवासी नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रेगमा जनजाति आपका मूल निवासी नहीं है। जबकि आपका हालचू, अंजो और सेम्पेन मूल निवासी है। रेगमा आपका नागालैंड और असम की जनजाति है। प्रमुख जनजाति याद रखिएगा दोस्तों, जैसे असम में पूछे तो बोरो, मिरी, रामभा,
लुसाई। अरुणाचल प्रदेश में पूछे तो अबोर, डफला, मिसमी। आंध्र प्रदेश में पूछे तो बंजारा, लबंडा, सुगाली। बिहार में पूछे तो संथाल, थारू, उराव, खरवार, बिरहोर, कोरबा, कोरा, कोल हो। छत्तीसगढ़ में पूछे तो अगरिया, मुड़िया, बैगा। गुजरात में भील, बरदा, कोली, डबरा। झारखंड में संथाल, मुंडा, हो, बिरहोर। मध्य प्रदेश में भील, गोंडा, अगरिया, बिंझावर। तो ये सभी भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। PDF सेंड कर देंगे, आप लोग पूरा देख लीजिएगा, बहुत बताने में बहुत समय निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं कि खाने का नमक किससे बनता है। बताइए इसका सही उत्तर होगा क्या कि खाने का नमक किससे बनता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर का रहा है रीजनिंग से, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला 70 नंबर मैथ से, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। 71 नंबर देखिए कि जुलाई में रिलीज नई किताब स्मोक एंड एसेज किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अमिताभ घोष के द्वारा। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए कि जरा दृष्टिता को दूर करने के लिए निम्न में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है। बताइए कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, द्विफोक्सी लेंस यानी बायोफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 73 नंबर, 73 का आपका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। 74 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। 75 नंबर देखिए दोस्तों कि भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित समुद्री तट की कुल लंबाई कितनी है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 75, 16.6 किलोमीटर। अगर भारत का स्थलीय सीमा का लंबाई पूछे तो 15,200 किलोमीटर और मुख्य भूमि की तटीय सीमा का लंबाई पूछे तो 6100 किलोमीटर। ये सभी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। 76 आपका रीजनिंग से है। 76 का ऑप्शन ए सही होगा। 77 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 78 देखिए टीवी का आविष्कार किसने किया था। टीवी का आविष्कार बताइए किसने किया था। तो टीवी का आविष्कार आपका JL बेयर्ड ने किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बैरोमीटर का टोरिसेली आविष्कार किए थे। वाइवान का राइट बंधु, टेलीफोन का ग्राहम बेल, ग्रामफोन का एडिसन, परमाणु भट्टी का एनरिको फर्मी, रेल इंजन का जॉर्ज स्टीफेंस, तड़ित चालक का बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो ये सभी फैक्ट भी याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 80 नंबर चलते हैं। एशिया का सबसे परमाणु पशु मेला बिहार के किस स्थान पर आयोजित किया जाता है। आप लोग जानते होंगे, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, सोनपुर, जो आपका वैशाली जिला यानी सारण जिले में अंतर्गत आता है। आगे पूछे अगर गंगा सागर मेला तो पश्चिम बंगाल में लगता है। थावे महोत्सव गोपालगंज बिहार में लगता है। मेला माघी आपको पंजाब में लगता है। बिहान मेला उड़ीसा में लगता है। राजा कृषि महोत्सव उड़ीसा में लगता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि 81 नंबर कि ग्राम सभा के सदस्य कौन हो सकते हैं। बताइए कि ग्राम सभा का सदस्य कौन हो सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा जिसकी उम्र 18 वर्ष से उससे अधिक है, ये भी हो सकता है। जिसका पंचायत की मतदाता सूची में नाम, ये भी हो सकता है। पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी भी, ये भी हो सकता है। यानी उपयुक्त सभी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए 82 नंबर, आपका 82 नंबर मैथ से है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। 83 का सही उत्तर
ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। 84 का पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी डी हो जाएगा, नैरोबी में स्थित है। आपका यूएन का पूछे यानी संयुक्त राष्ट्र का तो न्यूयॉर्क में है, यूनेस्को का पेरिस में है, यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में है, नाटो का पूछे तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, रेड क्रॉस का जनेवा में है, सार्क का काठमांडू नेपाल में है, एशियाई विकास बैंक का मनीला फिलीपींस में है। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। विश्व बैंक का वाशिंगटन डीसी में है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का जनेवा में है, आसियान का पूछे तो जकार्ता इंडोनेशिया में है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं 85 नंबर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 86 कह रहा है कि निम्न में कौन सा कथन संबंध सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एनएनपी एमपी बराबर एनडीपी एमपी। ये गलत है, बाकी सब आपका सही है। 87 मैथ है, 87 का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। 88 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है, बताइए यह युक्ति किस ग्रंथ में उल्लेखित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अथर्ववेद में उल्लेखित है कि युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है। अगला 90 नंबर देखिए कि मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मिस्र की है। देखिए दोस्तों, अल मुखबरात पूछे तो इराक की है, मोसाद पूछे तो आप लोग जानते होंगे इजराइल का है, सावक आपका ईरान का है, नाइचो जापान का है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA आपका USA का है। ये सभी फैक्ट भी याद रखिएगा। भारत का पूछे तो आपका रॉ हो जाएगा, IB हो जाएगा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। पाकिस्तान का पूछे तो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस हो जाएगा, चीन का सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजर डिपार्टमेंट हो जाएगा। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। अगला देखिए 91 नंबर आपका रीजनिंग से है, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 92 नंबर का रहा है कि प्रोटीन बनने की अंतिम प्रक्रिया का संबंध किससे है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ट्रांसलेशन से। प्रोटीन बनने की अंतिम प्रक्रिया का संबंध ट्रांसलेशन से है। अगला क्वेश्चन देखिए मैथ से है, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगला रीजनिंग से है, तो रीजनिंग का आपका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। 95 पर चलते हैं। पश्चिम बंगाल बिहार राज्य का किस तरफ है, बताइए कि पश्चिम बंगाल बिहार राज्य का किस तरफ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पूरब के तरफ। आप लोग जानते होंगे दोस्तों, ऊपर आपका नॉर्थ होता है और नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है और वेस्ट होता है। इस साइड आपका पश्चिम बंगाल है, तो पूरब दिशा की ओर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। बिहार के उत्तर में पूछे तो आपका नेपाल हो जाएगा, दक्षिण में पूछे तो झारखंड हो जाएगा, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बिहार के पश्चिम की तरफ से राज्य उत्तर प्रदेश जो सर्वाधिक जनसंख्या है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस पड़ोसी देश को अरब वासियों द्वारा सेरेंडिप के रूप में संदर्भित किया गया, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कि भारत के किस पड़ोसी देश को अरब वासियों द्वारा सेरेंडिप के रूप में संदर्भित किया गया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, श्रीलंका को। श्रीलंका का पहले नाम दोस्तों सिलोन था। श्रीलंका हिंद महासागर के मोती कहा जाता है। ये सभी याद रखिएगा दोस्तों। अगला देखिए 97 नंबर रीजनिंग है, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 98 का सही उत्तर ऑप्शन
सी होगा दोस्तों। 99 पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मोनोसेकेराइड का उदाहरण बताइए कि कौन सा मोनोसेकेराइड का उदाहरण है। तो मोनोसेकेराइड में आपका ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैल्टोज आता है, यानी इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 100 नंबर की, निम्नलिखित में किस नदी के तट पर हाइडेस्पिच का युद्ध लड़ा गया था, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, झेलम नदी के तट पर। यानी हाइडेस्पिच का युद्ध आपका झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था और प्राचीन नाम झेलम नदी का विस्तार था। आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।